नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के तत्व विषय के अंतर्गत निर्णय डिसीजन मेकिंग विषय पर चर्चा करेंगे। आज इस विषय पर ये दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने निर्णय का अर्थ, उसकी कुछ परिभाषाएं, निर्णय के प्रकार और निर्णय की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का अध्ययन किया। आज हम उससे आगे जो शेष भाग है उसका अध्ययन करेंगे। निर्णय के अवसर, निर्णय किन अवसरों पर प्राप्त होते हैं उसके बारे में 3 संदर्भ में निर्णय लिए जाते हैं। पहला निर्णय पर्यवेक्षकों से प्राप्त सूचना के आधार पर, या पर्यवेक्षक कोई आदेश देते हैं तो अधीनस्थों को निर्णय लेना होता है। तो जब निर्णय के अधिकांश अवसर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश, निर्देश, सूचना प्राप्त होने पर ही उत्पन्न होते हैं। उच्च अधिकारियों से प्राप्त आदेश या निर्देशों की व्याख्या करने या वितरण करने या उसकी क्रियान्वित करने के लिए अधीनस्थ निर्णय लेते हैं, तो उनको हम कहते हैं पर्यवेक्षकों से प्राप्त सूचना के आधार पर लिए गए निर्णय। दूसरा है, कुछ परिस्थितियों में अधीनस्थों को निर्णय लेने होते हैं जो अधीनस्थों द्वारा लिए गए निर्णय कहलाते हैं। बर्नार्ड के अनुसार प्रशासनिक संगठनों में कई बार अधीनस्थ स्वयं निर्णय नहीं ले पाते या उच्च स्तरीय सत्ता में से निर्मित निर्देश अनिश्चय की स्थिति में होते हैं, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तब उस स्थिति में अधीनस्थ स्वयं कुछ परिस्थितियोंगत आधार पर निर्णय लेते हैं। तो इनको हम कुछ परिस्थितियों में अधीनस्थ द्वारा लिए गए निर्णय मानते हैं। तीसरे निर्णय होते हैं जो संबंधित अधिशासी या अधिकारी को अपनी प्रेरणा से लेने होते हैं, स्व प्रेरणा से लेने होते हैं, क्योंकि बहुधा संगठनों में कार्यरत कार्मिक अपनी स्व प्रेरणा अथवा पहल से ही निर्णय लेते हैं। वो समस्या या किसी स्थिति में आवश्यक होने पर निर्णय लेते हैं। बर्नार्ड की दृष्टि में स्व प्रेरणा से किसी भी स्थिति में विशेष निर्णय लेने की क्षमता उसकी कार्यकुशलता से अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के प्रयास पहल शक्ति और सृजनशीलता को प्रमाणित करते हैं या उसका एक सर्वोत्तम निर्णयकर्ता को एक सर्वोत्तम अवसर प्रदान करते हैं। निर्णय के आधार अथवा सिद्धांत या कहें एक अच्छे निर्णय के अवसर कब लिए जाते हैं, उनके कुछ कारक हैं, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। चूँकि आप और हम सब जानते हैं कि संगठनात्मक स्तर पर लिए जाने वाले निर्णय केवल व्यक्तिगत मान्यताओं और क्षमताओं पर आधारित नहीं होते, बल्कि वो कतिपय ऐसे सिद्धांतों, कारकों या आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। उन आधारों में प्रमुख हैं। पहला आधार है वैधानिकता। प्रशासनिक संगठनों का प्रमुख आधार कानून ही होता है, तो अतः निर्णय लेते समय यह देखना आवश्यक होता है कि कोई भी निर्णय वैधानिक आधार पर उचित है कि नहीं। हम कोई भी ऐसा निर्णय नहीं ले सकते या संगठन कोई ऐसा निर्णय नहीं ले सकता व्यक्तिगत और संगठनात्मक स्तर, दोनों स्तरों पर, कि वो वैधानिकता का उल्लंघन करता हो। दूसरा है उद्देश्य। प्रत्येक निर्णय किसी न किसी उद्देश्य अथवा लक्ष्य की पूर्ति के लिए लिया जाता है, तो इसलिए निर्णयकर्ता को ये सुनिश्चित करना होता है कि जो निर्णय लिया गया है वो संगठनात्मक उद्देश्यों के अनुकूल है कि नहीं। संगठनात्मक उद्देश्य जो कि मूल उद्देश्य होते हैं, निर्णयकर्ता को निर्णय लेते समय मूल उद्देश्यों को ध्यान में रख के निर्णय लेना होता है। तीसरा जो सिद्धांत अथवा आधार है वो है उचित समय। निर्णय में समय तत्व बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि निर्णय तात्कालिक प्रकृति के हो सकते हैं कुछ निर्णय, और कुछ निर्णय दूरगामी प्रकृति के हो सकते हैं। तो इसलिए जब निर्णय की आवश्यकता हो तभी समयबद्ध तरीके से समय अनुकूल निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। इसलिए उचित समय पर निर्णय लिए जाने की आवश्यकता होती है। चौथा जो सिद्धांत है वो है पूर्णता का सिद्धांत। प्रशासनिक अधिकारी या अन्य कार्मिक जब निर्णय लेते हैं तो उसे संबंधित अन्य घटकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसको स्पष्ट विचार कर लेना चाहिए कि वो निर्णय उसके संदर्भ में पूर्णता तो रखते हैं कि नहीं। कोई अस्पष्ट निर्णय या अधूरा निर्णय संगठनात्मक लक्ष्यों में बाधा उत्पन्न कर सकता है। अगला बिंदु है व्यवहारिकता। निर्णय ऐसा होना चाहिए जिसको व्यवहारिक रूप से लागू किया जा सकता हो।
जिसके संगठन के नियम, सिद्धांत या प्रक्रिया या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश उसको अनुमति देता हो। तो निर्णय लेते समय इस आधार पर भी निर्णय होता है कि उसकी व्यावहारिकता कितनी है। अगला बिंदु है अधिकतम लाभ। निर्णय लेते समय ये संगठनात्मक निर्णयकर्ता ये ध्यान रखता है कि न्यूनतम संसाधनों पर अधिकतम लाभ की प्राप्ति संभव हो सके या मितव्ययता का ध्यान में रखते हुए निर्णयकर्ता निर्णय लेता है। अगला बिंदु है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारक। चूँकि लोक प्रशासन अथवा सरकारी संगठन हो अथवा निजी संगठन, वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश में काम करता है, उससे प्रभावित होता है और उसको प्रभावित करता है। अतः निर्णयकर्ता का यह महत्वपूर्ण दायित्व होता है ये कि निर्णय लेते समय इन बाहरी कारकों, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारक हैं, उनका अनुमान लगाए, उनके बारे में जानकारी रखे, उनके संदर्भों सहित उस अपने निर्णय को लेने की कोशिश करें। अगला बिंदु है तार्किकता। संगठन में जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो उसे औचित्यपूर्ण होना चाहिए, उसकी तार्किकता सिद्ध होनी चाहिए। इसी से निर्णय की वैज्ञानिकता की प्रकृति सिद्ध हो सकती है। बिना किसी तार्किक आधार पर लिया गया निर्णय ना तो क्रियान्वित किया जा सकता है और ना ही उसका कोई संगठनात्मक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अगला बिंदु है गतिशीलता। चूँकि एक परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्रकृति का नियम है, अतः बदलते परिवेश में संगठन के आंतरिक बाहरी वातावरण में जो बदलाव होता है, इसलिए निर्णय में एक गतिशीलता होनी चाहिए, परिवर्तनशीलता होनी चाहिए। बदलते परिवेश में निर्णय की परिवर्तनशीलता सिद्ध हो सके, इसी आधार पर निर्णय लेने की आवश्यकता होनी चाहिए। अगला बिंदु है कि प्रतिक्रियाओं का पूर्व अनुमान। संगठन में चाहे किसी भी स्तर पर निर्णय लिए जाते हों, उस निर्णय से संबंधित अन्य व्यक्तियों की प्रतिक्रियाएं होना एक स्वाभाविक है और संगठनात्मक निर्णयों की प्रकृति चूँकि सामूहिकता ये हुए होती है, इसलिए इन प्रतिक्रियाओं का पूर्व अनुमान लगाना आवश्यक होता है। किसी भी संगठन के पक्ष विपक्ष या उसके सामाजिक, आर्थिक संदर्भों से जुड़े हुए पहलुओं का पूर्व अनुमान लगाकर निर्णय लिए जाने की आवश्यकता होती है। अगला जो सिद्धांत है वो है निर्णय लेने का सिद्धांत स्वहित पर बल। चूँकि संगठन अपने निजी उद्देश्यों के संगठन अपने संगठनात्मक उद्देश्यों के लिए कार्य करता है, उसको मूल उद्देश्यों के लिए निर्णय लेता है, तो ऐसी स्थिति में उनका प्राथमिक दायित्व, प्राथमिक सिद्धांत, प्राथमिक आधार ये बनता है कि संगठन के स्वहित के संदर्भ में निर्णय लिए जाए। और अंतिम सिद्धांत वो है सीमाओं का ज्ञान, कि प्रत्येक निर्णयकर्ता को ये ज्ञान होना चाहिए कि संगठन के उपलब्ध संसाधन क्या है, संगठन की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, संगठन की तात्कालिक स्तर पर निर्णय की प्रभावशीलता क्या है, उपयोगिता क्या है, व्यवहारिकता क्या है। इन सीमाओं का ज्ञान होने के कारण ही निर्णयकर्ता अधिक मजबूती से निर्णय ले सकता है। हर्बर्ट साइमन और निर्णय लोक प्रशासन में व्यवहारवादी जो विद्वान है या उपागम के प्रमुख स्तंभों में से हर्बर्ट साइमन एक है। हर्बर्ट साइमन और निर्णय की को हम एक पर्याय के रूप में देखते हैं। हर्बर्ट साइमन ने एक पुस्तक लिखी एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। निर्णय के क्षेत्र में उनको 1978 में नोबेल अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया। निर्णय के संदर्भ में हर्बर्ट साइमन का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। साइमन मानते हैं कि निर्णय से अभिप्राय जो है वो है तथ्य और मूल्यों का एक तालमेल है, संयोग है। तथ्य से अभिप्राय साइमन के अनुसार कोई वस्तु क्या है, क्या थी, क्या रही है, तो उसकी सच्चाई की अभिव्यक्ति से या उसकी सच्चाई से पता करने से। और मूल्य इसके विपरीत है मूल्य का तात्पर्य है वरीयता अथवा पसंदगी से। इस प्रकार मूल्य वरीयता की अभिव्यक्ति करते हैं, इसलिए यह तथ्य पर आधारित नहीं होते हैं। हर्बर्ट साइमन ने निर्णय की प्रक्रिया के 3 चरण बताए। पहला है आसूचना, दूसरा प्रारूप और तीसरा विकल्प चयन। हर्बर्ट साइमन लिखते हैं कि जो आसूचना, पहला चरण आसूचना, जिसको हम बुद्धिमत्ता का चरण भी कहते हैं, आसूचना क्रिया है जो निर्णय प्रक्रिया का प्रथम चरण है। आसूचना नाम जो शब्द है वो सैनिक शब्दावली से लिया गया है। प्रथम चरण में हर्बर्ट साइमन का मानना है कि आवश्यक सूचनाएं, आंकड़े एकत्रित करना या तथ्य एकत्रित करना इस चरण के
लिए जाने वाले निर्णयों या स्थितियों का पता लगाने की प्रवृत्ति को हम आसूचना क्रिया कहते हैं। दूसरा हर्बर्ट साइमन के अनुसार चरण है वो है प्रारूप क्रिया, डिजाइन क्रिया। इस चरण में विभिन्न विकल्प या संभावित कार्यविधियों का विकास या विश्लेषण किया जाता है। यह चरण समस्या और उसके संभावित विकल्पों के आकलन एवं समाधान से संबंधित है। और तीसरा विकल्प हर्बर्ट साइमन ने बताया विकल्प चयन का, तीसरा चरण बताया है विकल्प चयन की प्रक्रिया। निर्णय का ये तीसरा जो अंतिम चरण जो हर्बर्ट साइमन ने बताया उसका नाम दिया है कि चॉइस एक्टिविटीज। इस चरण में समस्त उपलब्ध विकल्पों या कार्यविधियों में से किसी एक का चयन करना जो सर्वोत्कृष्ट हो, निर्णयकर्ता की दृष्टि में जो सर्वोत्तम हो, उस विकल्प का चयन करने की प्रक्रिया को विकल्प का चयन हर्बर्ट साइमन ने कहा। हर्बर्ट साइमन के अनुसार निर्णय के दो प्रकार हैं, एक कार्यक्रमिक निर्णय, दूसरा है अकार्यक्रमिक निर्णय। जो कार्यक्रमिक निर्णय होते हैं वो बेसिकली दैनिक प्रकृति के होते हैं, सामान्य प्रकृति के होते हैं, रूटीन की प्रकृति के होते हैं, जो दिन प्रतिदिन की क्रियाओं से संबंधित होते हैं, उनको कार्यक्रमिक निर्णय कहते हैं। और इनके लिए कोई पूर्व निर्धारित विधि या नीति या कानून ही मान्य होते हैं, उसके लिए कोई विशेष रणनीति की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे निर्णय जो होते हैं अकार्यक्रमिक निर्णय होते हैं। अकार्यक्रमिक निर्णय जो होते हैं वो किसी विशेष परिस्थिति में या विशेष स्थिति उत्पन्न होने पर लिए जाते हैं और इनके लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, नए सृजन की आवश्यकता होती है, बौद्धिकशीलता की आवश्यकता होती है। ये यदा कदा आवश्यक होने, विशेष परिस्थिति होने पर ही उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार हर्बर्ट साइमन ने दो प्रकार के निर्णय बताए, एक कार्यक्रमिक निर्णय, दूसरा अकार्यक्रमिक निर्णय। हर्बर्ट साइमन ने एक निर्णय का एक प्रतिमान प्रस्तुत किया, उसका नाम था प्रशासनिक मानव या सीमित विवेकशीलता का प्रतिमान। निर्णय के प्रतिमान के संदर्भ में संगठनात्मक परिस्थितियों के आधार पर निर्णय के प्रतिमान एक है आर्थिक मानव प्रतिमान और दूसरा है सामाजिक मानव प्रतिमान। और इन दोनों के मध्य के बीच का प्रतिमान था वो सीमित विवेकशीलता का प्रतिमान या प्रशासनिक मानव का प्रतिमान, जो हर्बर्ट साइमन के द्वारा दिया गया। हर्बर्ट साइमन का मानना है कि आर्थिक प्रतिमान और जहां मनुष्य को अधिक आर्थिक आधार पर निर्णय के लिए प्रेरित करता है, वहीं सामाजिक प्रतिमान सामाजिक भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने के लिए मनुष्य को अग्रेसित करता है, प्रेरित करता है। वहीं इन दोनों के मध्यवर्गीय प्रतिमान जो प्रशासनिक प्रतिमान या सीमित विवेकशीलता का प्रतिमान जिसको हर्बर्ट साइमन मानते हैं, वो मध्यम मार्ग का प्रतिमान है, जो ना व्यक्ति आर्थिक आधार पर निर्णय लेता है ना सामाजिक आधार पर, बल्कि संतोषजनक प्रकृति के आधार पर निर्णय लेता है। हर्बर्ट साइमन का मानना है कि एक तरफ जहाँ मनुष्य आर्थिक आधार पर जो निर्णय लेता है वो उसको पूर्ण विवेकशीलता का का प्रतिमान कहा जाता है। जहाँ मनुष्य आर्थिक आधार पर निर्णय लेता है उसमें आर्थिक तत्वों पर वरीयता देता है। दूसरी तरफ सामाजिक प्रतिमान जो सिगमंड फ्राइड की मान्यता का पोषक है, वो मनुष्य की इच्छाएं, भावनाएं, मूल्य, विचार आदि पर आधारित है और मनुष्य इन्हीं भावनाओं, मूल्यों, विचारों पर निर्णय लेता है। हर्बर्ट साइमन ने इन दोनों के मध्य का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया वो उसको प्रशासनिक प्रतिमान कहते हैं। ये प्रतिमान मध्यवर्गीय है, जिसमें ना तो बहुत पूर्ण आर्थिक प्रतिमानों की तरह पूर्ण तार्किकता है और ना सामाजिक प्रतिमानों की तरह पूर्ण भावुकता। साइमन के अनुसार जब आर्थिक मानव अधिक लाभ के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करता है, वहीं प्रशासनिक मानव ऐसे निर्णय की तलाश करता है जो संतोषजनक हो, ठीक ठाक हो, जो व्यक्तियों की नज़र में पर्याप्त रूप से अच्छे कारक या परिणाम देने के लिए संतुष्टिजनक विकल्प चुनने के लिए मदद करता है। इसलिए ऐसा इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति की क्षमता से अधिक सूचना तथ्यों की आवश्यकता होने के कारण सर्वोत्तम विकल्प तक पहुंचने से पहले किसी निम्न स्तर पर निर्णय लेना होता है। सीमित विवेकशीलता का प्रयोग किया है। साइमन की दृष्टि में निर्णय जो है वो तथ्य और मूल्य का एक समावेश है। तथ्य और मूल्य, जैसा कि आपको बताया कि तथ्य का आशय वस्तु है, मूल्य का आशय पसंद से है। तो मूल्य की जो वरीयता की अभिव्यक्ति होते हैं वो तथ्य की सच्चाई को प्रकट करते हैं। इसलिए हर्बर्ट साइमन कहता है
कि जो प्रशासनिक मानव द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो पर्याप्त लाभकारी या उचित कीमत आदि मापदंड के संतुष्टिदायक होते हैं। हर्बर्ट साइमन मानता है कि अधिकतम की बजाय संतोषजनक विकल्प का चयन एक प्रशासनिक मानव के लिए अधिक उपयोगी और व्यवहारिक है। हर्बर्ट साइमन मानता है चूँकि प्रशासनिक मानव संसार को रिक्त मानता है, अतः उसे अपने सामान्य ज्ञान या अंगूठा नियम या व्यापार के दाव पेचों के अनुरूप निर्णय लेने होते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि हर्बर्ट साइमन जहाँ एक और आर्थिक मानव, दूसरी तरफ सामाजिक मानव के मध्य एक प्रशासनिक मानव या सीमित विवेकशीलता के आधार पर निर्णयकर्ता को निर्णय करने के लिए प्रेरित करता है या निर्णय करने की एक प्रतिमान प्रस्तुत करता है। निर्णय लेने में बाधाएं या निर्णय की बाधाएं। निर्णय किस आधार पर लिया जा रहा है? निर्णय में कौन सी ऐसी स्थिति हैं जिनसे निर्णय बाधित होता है, प्रभावित होता है? तो इसमें प्रमुख बाधाएं 5 हैं। पहला है निर्णय तंत्र की बाधाएं अथवा सीमाएं। निर्णय तंत्र को प्रभावित करने वाले अनेक कारकों में से जैसे सत्ता है, वित्त है, मापदंड है, समय, कानून, मूल्य, नियंत्रण, ये राजनीतिक दल, दबाव समूह, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिवेश, भौगोलिक परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक प्रतिमान, राजनीतिक निर्णय, ये इत्यादि जो निर्णय तंत्र है उसको प्रभावित करते हैं और उससे प्रभावित भी होते हैं। इसलिए निर्णयकर्ता या निर्णय तंत्र की समस्या ये बाधाएं होती है कि वो कोई भी निर्णय लेते समय इन संदर्भों को, इन पक्षों को, इन कारकों को समझे, देखे, अन्यथा निर्णय इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। दूसरा है मानव व्यवहार की सीमाएं। चूँकि निर्णय एक मानवीय क्रिया है और निर्णय वास्तविक रूप से मानव व्यवहार का ही एक मूर्त रूप है, इसलिए किसी न किसी रूप से मनुष्य का जो एक पारिवारिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो पृष्ठभूमि है उससे निर्णय प्रभावित होता है। क्योंकि व्यक्ति के जो विचार, मूल, संस्कार जो विकसित होते हैं वो उसकी जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र, काल, बुद्धि, चरित्र इत्यादि से प्रभावित होते हैं। इसलिए मानव व्यवहार की जो सीमा है वो निर्णय की सीमाएं भी परिलक्षित होती है। तीसरा है अविनति की समस्या। अविनति मतलब वाइस का अर्थ कुछ तिरछा या एक झुका हुआ होता है। जब किसी व्यक्ति का मत या विचार सशक्त ढंग से या पक्षपात रूप से एक और झुका प्रतीत होता है तो उसे हम अविनति कहते हैं। कई बार ये झुकाव जानबूझकर भी हो जाता है तो कई बार ये अनजाने में भी हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक परिवेश में काम करता है तो उसकी अविनति की समस्या वंश, परिवार, जाति, धर्म, वेश, लिंग से लेकर शिक्षा, अनौपचारिक समूह तक किसी न किसी रूप में अविनति की समस्या देखने को मिलती है। अगला बिंदु है दिनचर्या की समस्या। प्रोफेसर मार्क्स लिखते हैं कि दैनिक जो कार्यप्रणाली है या उसकी समस्याएं कई बार व्यक्ति पर इतनी हावी हो जाती हैं कि वो महत्वपूर्ण दीर्घकालिक और तात्कालिक महत्व के जो निर्णय लेने हैं वो निर्णय को टालता रहता है। आज तक अधिकांशतः प्रबंधकों का समय घर और कार्यालय में रोजमर्रा के कार्यों में व्यतीत होता है। इसलिए कई बार जो वास्तविक निर्णय लिए जाने होते हैं वो वास्तविक निर्णय उस अपेक्षा में नहीं ले पाते या वास्तविक निर्णय कम ही मात्रा में ले पाते। तो दिनचर्या की समस्या भी निर्णय को प्रभावित करती है, उसकी सीमाएं निर्धारित करती है। अन्य समस्या है निर्णय के क्रम में प्रबंधक ये भी निर्धारित नहीं कर पाता कि कौन सी समस्या पहले सुलझाई जाए। समस्याओं के संदर्भ में निर्णय की प्राथमिकता उसके निर्धारण में या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों के कारण किस प्रकार के निर्णय को अधिक महत्वपूर्ण दिया जाना चाहिए। तो संगठन के तथ्यों, सूचनाओं, आंकड़ों को एकत्रण या उसके संग्रहण की समस्या बनी रहती है। कई बार ऐसी जटिल या अस्पष्ट बहुआयामी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें समस्या को सही ढंग से समझना, उसके संदर्भ में निर्णय लेना व्यवहारिक नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार की समस्या भी निर्णयकर्ता के सामने उसकी निर्णय की सीमाएं या बाधाएं उत्पन्न करती हैं। आज हमने निर्णय के बारे में जाना कि निर्णय साइमन के द्वारा जो निर्णय प्रक्रिया के जो प्रारूप या चरण या प्रकार भी समझे। अगले वीडियो में हम दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।